इस वीडियो में देखेंगे संभावित जल समस्या, जल के गुणों का ह्रास, भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल प्रदूषण का निवारण, जल संभर प्रबंधन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानें। नमस्कार, आज का टॉपिक पढ़ते हैं जल संसाधन का। जल संसाधन भाग 2 का ये जो टॉपिक है क्लास 12 ज्योग्राफी का है और क्लास 10 सोशल साइंस का है। जी हाँ, जल संसाधन का जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका भाग 1 का जो वीडियो प्रकाशित हो चुका है उसको देख लीजिएगा। भाग 2 का जो वीडियो है ये आज हम पढ़ेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा जल संसाधन का जो टॉपिक है। जल संसाधन टॉपिक पढ़ने से पहले हम रालेगांव सिद्धि का बारे में पढ़ लेते हैं। रालेगांव सिद्धि जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, अहमदनगर जिले में। रालेगांव सिद्धि 1975 के पहले काफ़ी अधिक, जी हाँ, 1975 के पहले यहाँ का जो पुरुष वर्ग था अधिकांश शराब में डूबा हुआ रहता था। जितने भी गैर कानूनी काम हैं सब इसी गांव में हुआ करती थी। जल समस्या भी थी, यहाँ का हर व्यक्ति उदासीन हुआ करता था, बेरोजगार था। इसका हर कोई इस गांव से पलायन करता था दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में। अब होता यह है कि 1975 में एक जो सैनिक रिटायर होके आते हैं उनका नाम रहता है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अन्ना हजारे के आने के बाद इस गांव का विकास, इस गांव का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये सभी गांव के निवासियों को संगठित करते हैं। संगठित करने के बाद सबको जागरूक करते हैं। यहाँ का जो समस्या होता है जल का, आखिर होता यह है कि 1975 में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ता है इस गाँव में। आखिर होता यह है कि रालेगांव सिद्धि के पास एक बांध है, जी हाँ, कुछ दूरी में एक बांध है जहाँ पर दरार पड़ गया था। दरार पड़ने से सब पानी का रिसाव हो गया था, तो गर्मी में यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। हर कोई व्यक्ति काफ़ी अधिक परेशान हो जाता है। खाने को जो दाने भी नहीं मिला करते थे, इस कारण दूसरे शहरों से यहाँ लाया करते थे और यहाँ करते थे। मतलब कुल मिला के यहाँ कृषि होता नहीं था, जल की समस्या थी, चाहे पीने योग्य पानी नहीं मिलता था, सिंचाई योग्य पानी, तो हर व्यक्ति यहाँ से पलायन करता था। अब 1975 में जो अकाल पड़ता उसके बाद से होता यह है कि जो अन्ना हजारे जो थे वो सभी गांव के जागरूक करते हैं और यहाँ पर एक मंडल बनाते हैं, जी, तरुण मंडल की स्थापना करते हैं। एक प्रकार का संगठन होता है जहाँ एक युवा जो ऊर्जावान जो व्यक्ति होते हैं उसमें मतलब सदस्य बनते हैं। और होता ये है कि उस गांव की जो भी समस्या है, चाहे वो गैर कानूनी कार्य या शराबबंदी, चाहे पेयजल की समस्या, चाहे सिंचाई का, चाहे वृक्ष ना होना वहाँ, तो पूरी तरह से समस्याओं से जूझा हुआ ये गांव था। इस समस्याओं को जूझने से निकालने के लिए ये तरुण मंडल का गठन किया गया था अन्ना हजारे के द्वारा। अब होता ये है कि यहाँ पर स्थानीय चुनाव होता है। उस स्थानीय चुनाव में भी वो तरुण संगठन के जो व्यक्ति हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं और स्थानीय चुनाव में वो पूरी तरह से जीत भी जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो रालेगांव सिद्धि जो होता है वहाँ की जो भी समस्याएं सामने लाते हैं और तरुण संगठन के जरिए इसका समाधान भी होता है कि छोटे छोटे नहर बनाए जाते हैं, कुएँ बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का जल संचित हो पाए। रालेगांव सिद्धि के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ का जो वर्षा का जो हम रेशियो देखेंगे तो 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि पुणे के नज़दीक है। जी हाँ, पुणे के नज़दीक ये जो गांव है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी, मगर इस गांव में वर्षा बहुत कम होती थी। तो क्या हुआ कि वर्षा कम होने के कारण क्या होता था, जो वर्षा का जल होता था उसको स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र कुआं बनाया गया, तालाब बनाया गया, नहरें निकाली गई जो पास से जो बांध से लाया जाता था, और इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के अलावा इस क्षेत्र के व्यक्तियों को जागरूक किया गया कि पूरी तरह से शराबबंदी की जाए। शराबबंदी भी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बहुत सारे जो एक विद्यालय का स्थापना किया गया। जो रालेगांव सिद्धि के जो छात्र थे वो बाहर पढ़ने जाया करते थे, तो उस संगठन के द्वारा रालेगांव सिद्धि में एक विद्यालय का गठन किया गया, विद्यालय स्थापित किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अनाज बैंक भी स्थापित की गई, दूध बैंक भी स्थापित किया गया। जो भी जिनको भी अनाज की आवश्यकता होती वो जाके ले सकता था। रालेगांव सिद्धि एक प्रकार का आदर्श गांव बन गया। वर्तमान में देखें तो रालेगांव सिद्धि एक रिसर्च का विषय है। हम बोला करते हैं कि रालेगांव सिद्धि मतलब जो गांव का व्यक्ति कोई भी काम करवाना हो तो उसको बाहर जाना पड़ता है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। रालेगांव सिद्धि एक ऐसा गाँव बन गया है जहाँ पर अधिकारी वर्ग या मंत्री वर्ग उस गाँव में आते हैं। हम बता दें कि स्वीडन जो देश है और रालेगांव सिद्धि में रिसर्च करने के लिए स्वीडन की सरकार भी एक कमेटी गठित करके वहाँ भेजा कि वहाँ पर किस प्रकार की जल
संभारण जो हम आगे पढ़ेंगे, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए रालेगांव सिद्धि में, एक रिसर्च का विषय है। गांव का विकास नगर की तरह होना चाहिए, नगर की तरह हर सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए गांव को भी। तो ये सपना था महात्मा गांधी का कि गांव का भी विकास काफ़ी अच्छा हो। तो रालेगांव सिद्धि पूरी तरह से आदर्श गांव है और यहाँ का विकास काफ़ी अच्छा हो गया है। रालेगांव सिद्धि एक रिसर्च का विषय है। काफ़ी जो भी समस्या थी 1975 के पहले वो पूरी तरह से उसका निदान हो चुका है। यहाँ का भूजल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है। जो गर्मी के दिनों हमेशा सूख जाया करता था, उसका जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया। उसकी वजह यह है कि जल संरक्षण। छोटा सा गाँव है मगर यहाँ का जो गाँव है एक दूसरे को अपना परिवार का सदस्य मानता है। तो काफ़ी अधिक सामाजिक संबंध भी काफ़ी घनिष्ठ है यहाँ का, काफ़ी हर क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। उसकी वजह है व्यक्ति की जागरूकता। अगर हम सभी जागरूक हो जाएं अपने गांव के विकास करने के लिए तो वाकई हमारे जो गांव से जो पलायन है इसको रोका जा सकता है। आज की टॉपिक शुरू करते हैं जल संसाधन भाग 2 का। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जल गुणवत्ता कैसी है वर्तमान समय में। हम देखें कि धरातली जल का जो मौजूद 80% जो भाग है पूरी तरह से दूषित है, मतलब प्रदूषित है 80% भाग। हम देखते हैं कि ये जल गुणवत्ता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो लेवल है जल में जो मौजूद ऑक्सीजन का जो मात्रा होती है उसको हम लोग बोलते हैं OD। जी हाँ, ऑक्सीजन डिप्लेशन। ये ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है अपेक्षाकृत कम हो जाता है जल में और इससे जल में जो मौजूद जीव जंतु हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, ये ऑक्सीजन का एक लेवल होना चाहिए जल में मौजूद। तो ऑक्सीजन का लेवल ना होने के कारण मछलियाँ भी मारी जाती हैं। हम देखते हैं जल गुणवत्ता आखिर है क्या, जल गुणवत्ता कैसे बनी रह सकती है, क्योंकि हम घर में जो घरेलू उपयोग के लाने के बाद जो कूड़े करकट बचते हैं या कुछ कीचड़ हो गया या अवशेष हो गए, जीवों के अवशेष या किसी प्रकार का भी प्रदूषण जगह, चाहे वो कारखानों से हो चाहे चमड़ा उद्योग से हो, तो ये पूरी तरह से नदियों में बहा दिया जाता है। नदियों में बहाने के कारण क्या होते हैं कि आसपास के क्षेत्र में और जल में पूरी तरह से वह क्षेत्र प्रदूषित हो जाता है, गुणवत्ता कम हो जाती है। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे जल गुणवत्ता में कि जल का जो गुणवत्ता है उसका क्षय होना, कमी होना आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह तो उद्योग भी है, साथ साथ व्यक्तियों की जागरूकता की कमी भी है, साथ साथ जो घर में हम उपयोग में लाए गए जो वस्तुएं हैं उसका भी हम क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं जल में। तो ये क्या होता है, जल को प्रदूषित करता है। इससे जल को प्रदूषित होने के कारण क्या होता है, वहाँ का जल का जो लेवल है OD जो होता है कम हो जाता है। जी, ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाता है जिससे जीव जंतु भी मारे जाते हैं, जल में मौजूद होते हैं। हम देखते हैं कि जल के गुणों का ह्रास कैसे होता है। हम बात कर लें गंगा नदी की, हम उत्तराखंड की बात कर लें पर्टिकुलर, तो वहाँ पर गंगा नदी प्रदूषित नहीं होती, वहाँ पर अपेक्षाकृत कम प्रदूषण होता है। जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में आती है, मतलब उत्तर प्रदेश के आसपास आती है, काफ़ी अधिक प्रदूषित हो जाती है। यहाँ का जल इतना अधिक दूषित हो जाता है कि यहाँ अगर नहाया भी जाए तो भी एक चर्म रोग लेकर व्यक्ति अपने घर जाता है। जी हाँ, हम बात कर लें कानपुर के आसपास की बात कर लें, कानपुर में कम से कम 150 चमड़ा उद्योग है, जो 58 लाख लीटर प्रतिवर्ष बहाया जाता है चमड़ा उद्योग से जो दूषित जल है, जिससे गंगा नदी अपवित्र भी हो रही है और दूषित भी होती जा रही है। हम देख सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाला जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है उत्तराखंड के आसपास है। जैसे ही बात करें उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, या हम बात कर लें पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर गंगा पूरी तरह से दूषित हो जाती है ना। तो ये निम्न क्षेत्र हो जाता है। तो मैंने इसको भारत का नक्शा से किया है कि किस प्रकार से गंगा उत्तरी क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली है, जैसे निम्न है तो निम्न गुणवत्ता वाली हो जाती है। तो ये क्षेत्र है कानपुर का। हम देखते हैं कि जल के गुणों का ह्रास क्यों हो रहा है, तो ये कूड़ा करकट जो चमड़ा उद्योग है वहाँ से जो जल निकासी हो रहा है, जो गंगा जल या किसी भी जल को अपवित्र दूषित कर रहा है। हम बात कर लेते हैं भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन की बात कर लें। हम भूजल संरक्षण कैसे करें, मतलब जो जल का स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जल का लेवल कैसा अच्छा रहे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं वृक्षारोपण करें तो उससे क्या होगा, जो जल का लेवल है ऊंचा होगा और वर्षा को भी आकर्षित करता है वृक्ष, तो वृक्षारोपण भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं जलाशय तालाब, जो वर्षा का जो पानी है वो कहीं स्टोर हो जाए, किसके रूप में, तालाब के जलाशय के रूप में। हम हर गांव में हर वह क्षेत्र जो उपयोग में नहीं लाता, मतलब भूमि का जो उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई सरकारी भूमि हो जिसका हम उपयोग ना करें, उस क्षेत्र में हम क्या करें, तालाब का निर्माण कर दें। और जो वर्षा का जल है, वर्षा के हर एक बूंद का यूज़ होना ही जल संरक्षण कहलाता है। तो हम उसका यूज़ किस पे करें, तालाब के रूप में करें जहाँ पर स्टोर होए वर्षा का जल। ठीक है, हम देख लें तीसरा, चेक डैम या कृत्रिम बांध बनाए। भारत की जो टोटल नदियां हैं 10,360 नदियां हैं, और इस नदियों में अगर हम
जो नाले हैं, इसके सहायक नदियां हैं, उसमें अगर हम चेक डैम बना देते हैं तो उसका जल का लेवल है बढ़ाया जा सकता है, जल संरक्षण किया जा सकता है। जागरूकता भी बहुत ज़रूरी, जिस प्रकार से रालेगांव सिद्धि के व्यक्तियों को जागरूक किया गया अन्ना हजारे के द्वारा, और उस अधिक सेवा श्रम करते हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं श्रम दान करते हैं और वहाँ नहर बनाते हैं, वो कृत्रिम डैम बनाते हैं, मतलब जो चेक डैम का भी निर्माण करते हैं, इसका वहाँ का जल स्तर काफ़ी अधिक ऊंचा हो जाता है। तो उसके लिए क्या हो गया, हम सभी को जागरूक होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं पांचवा वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है कि जो भवन है, भवन के छत में जो पानी हम बरसात में देखते हैं कि पानी छत से बहकर बाहर निकल जाता है और वह किसी नालों या नदियों के सहारे समुद्र में जाके मिल जाता है। हम देखते हैं कि अगर भवन में हर भवन का निर्माण हो तो उसमें क्या वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया जाए। जैसे तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु जो पहला राज्य है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग करना अनिवार्य है हर भवन निर्माण के समय। तो वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो वर्षा का जल है उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं, उसका बाद में हम उपयोग कर सकते हैं, उद्यानों में उपयोग कर सकते हैं या वाहनों के धोने में हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये है भूजल संरक्षण प्रबंधन के लिए। हम देख सकते हैं जल प्रदूषण का निवारण के लिए कौन कौन से आ गया। CB जल प्रदूषण के निवारण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लाया गया, नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए। देखते हैं CB, जी हाँ, CB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। EPCB राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, हर राज्य में स्थापित किया गया। जो प्रदूषण क्षेत्र, चाहे उद्योग हो चाहे नदी नाले हैं, वहाँ का ऑब्जर्वेशन करता है, निगरानी करता है ये। ठीक है, मगर इसका नियंत्रण बोर्ड तो स्थापित कर दिया गया, मगर व्यक्तियों को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, जब तक व्यक्तियों को अवेयरनेस नहीं करेंगे, तब तक ये नियंत्रण करना ही शायद बेटर नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्तियों को जागरूक करें और हर व्यक्ति यहाँ पर समझे कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमको भी कुछ भारत के लिए कुछ समर्पित होकर कार्य करना भी होगा। दिल्ली और इटावा जो शहर है उसके बीच का जो यमुना नदी काफ़ी अधिक दूषित है। यमुना नदी तो बोल सकते हैं कि भारत की सबसे अधिक दूषित नदी कौन सी, यमुना नदी। कहाँ से कहाँ, दिल्ली से इटावा के बीच। हम बात कर लें मूसी नदी, हैदराबाद जो जिस पर अवस्थित है मूसी नदी, वो भी काफ़ी अधिक क्या है, दूषित है। अहमदाबाद की बात कर ले, वहाँ भी ये नदी जो है काफ़ी अधिक दूषित है। हम सूरत में जो ताप्ती नदी की बात कर लें वो भी दूषित, मतलब जितने भी नगर के किनारे जो नदियाँ हैं पूरी तरह से दूषित हैं, प्रदूषित हैं। ठीक है, हम बात कर लें जल अधिनियम 1974, प्रदूषण निवारण व नियंत्रण इसमें किया गया है कि जो प्रदूषण के लिए जो नियम सर्ते थे, मतलब जो प्रदूषण ना हो जिससे बचाने के लिए, तो 1974 में। तो याद रखिएगा ये अधिनियम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जल अधिनियम कब पास हुआ, कब बना, 1974 में। तो ये 10वीं की बात करें चाहे 12वीं की बात करें, हर टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि NCERT से संबंधित पाठ्य पुस्तक के आधार पर हम इसका पठन पाठन कर रहे हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई कलेक्टर की तैयारी करता है, मतलब IAS की तैयारी करता है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर की तैयारी करता है, मतलब PCS का, PSC की तैयारी करता है, तो ये NCERT की बुक का अध्ययन करता है। तो मेरा बिल्कुल आप लोगों से विशेष विनती है कि आप जो भी पढ़ें उसको नोट्स बनाते हुए चलें, और ज़रूरी ये है कि कोई भी अधिनियम है उसको आप याद रख लीजिए। जी हाँ, याद रखेंगे तो काफ़ी अधिक आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब हम आंसर लिखेंगे तो हम उसको वहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, विशेष कलर यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेन का यूज़ कर लिया, हम ब्लू पेन से हम अगर लिख रहे हैं आंसर शीट तो ब्लैक पेन का यूज़ करके आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जल अधिनियम 1974 प्रदूषण निवारण व नियंत्रण स्थापित है ना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1986 में, याद रखिएगा। जल उपकरण अधिनियम 1977 में किया गया। तो ये क्या है, ये निवारण के संबंधित, जल प्रदूषण व निवारण से संबंधित कौन कौन से अभी तक अधिनियम लाए गए हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। जल उपकरण अधिनियम 1977, जल का पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि हम बात कर लें दिल्ली महानगर की बात करें कि वहाँ का जल जो है, जो गंदे नालियों के जल होते हैं उसको हम फिर से क्या पुनर्चक्रण के जरिए हम जल को साफ करते हैं, है ना। हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें कि रायपुर की बात कर लें, चाहे भिलाई की बात कर लें, चाहे बिलासपुर की बात कर लें, तो यहाँ हर नगर में इस तरह की योजना, जल के पुनर्चक्रण संबंधी जो योजना है क्रियान्वित है। हम बात कर लें बिलासपुर में, तो बिलासपुर में जो चिल्हाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर जल का पुनर्चक्रण किया जा रहा है, पुनः प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ पर सीवरेज का जो गंदा पानी है सब वहाँ आए और वो चिल्हाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जल का शुद्धिकरण हो, मतलब जल पवित्र या जल को प्रदूषित विहीन बनाया
जा सके, ठीक है, जल का पुनर्प्रयोग किया जा सकता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हरियाली योजना क्या है, जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संबंध प्रबंधन ये है कि वर्षा का जो जल है, वर्षा की हर एक बूंद का संरक्षण ही जल संभर परियोजना में। तो जल संभर प्रबंधन है क्या? जल संबंध प्रबंधन के द्वारा हम वर्षा के जल का स्टोर करना है, मतलब वर्षा के जल को हम एक एक बूंदों को भी स्टोर करना है, एक एक बूंद का भी संरक्षण करना ही जल संभर प्रबंधन है। जो रालेगांव सिद्धि जो गांव है, जो आदर्श गांव बन चुका है, ये गांव जो है वहाँ पर हर जल को स्टोर किया गया, तालाब के रूप में, झील के रूप में, नहर के रूप में, वृक्षारोपण में लगाया गया, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया इस गांव में। तो जल संभर प्रबंधन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो वर्षा के जल को स्टोर करते हैं और उसका यूज़ किस में करते हैं, हम कृषि में करते हैं, उद्यानिकी में करते हैं, वृक्षारोपण में करते हैं, तालाबों के रूप में करते हैं। तो ये जो वर्षा के जल को हम स्टोर करें और उस वर्षा के जल को स्टोर करने के बाद क्या होता है, उस जल का प्रयोग हम कृषि में करें, तो यही जल संभरण प्रबंधन है। जो जल संभर प्रबंधन योजना है केंद्र सरकार में बोला जाए तो हरियाली योजना। हम बात कर लें आंध्र प्रदेश में नीरू। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में नीरू परियोजना लागू है, या नीरू परियोजना क्या है, या जल संभर प्रबंधन क्या है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में अरवारी पानी और संसद, ठीक है, तो अरवानी पानी संसद नामों से जाना जाता है जल संभर प्रबंधन को। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाली योजना केंद्र सरकार का, आंध्र प्रदेश में नीरू मतलब नीरू परियोजना का अर्थ होता है कि जल और आप, मतलब जल को किस प्रकार से हम स्टोर करें, है ना। आपका क्या दायित्व बनता है कि जल को हम किस प्रकार से सहेजें, क्योंकि जल ही जीवन है, ठीक है। हम एक बार फिर से देख सकते हैं, जल संभर प्रबंधन के जरिए हम देख सकते हैं कि वर्षा के जल को स्टोर करना और उसका उपयोग कृषि या उद्यानिकी या वृक्षारोपण में करना, या पेयजल के रूप में करना, सिंचाई के रूप में करना। जल संभर प्रबंधन का संबंध धरातली और भौम जल संसाधन के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को विभिन्न विधियों द्वारा रोककर भूमिगत जल का संचयन और पुनर्भरण किया जाता है। हम बात कर सकते हैं जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत की उद्यान वानिकी और वन वर्धन को प्रोत्साहित करता है। संभर प्रबंधन के द्वारा उद्यानिकी, वानिकी और वन वर्धन जो इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकताएं थी पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिक और अन्य उपयोग के अंतर्गत मत्स्य पालन भी आता है। अंतर्गत बात भी कर सकते हैं कि राष्ट्रीय जल नीति 2002, याद रखिएगा राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या है, तो प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि इससे सिंचाई का, वृक्षारोपण का, नौकायन, उद्योगों में जल का सप्लाई, पेय जल का, और जो वर्षा के जल को स्टोर करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं, विभिन्न क्रियान्वयन किया गया था, वो राष्ट्रीय जल नीति 2002 के जरिए सुझाव दिया गया था। जानकारी भी उसमें। जल संरक्षण की विधियां, जल संरक्षण की विधियों के अंतर्गत हम देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब हम देख सकते हैं वर्षा जल संग्रहण, जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्षा का जल जहाँ गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण है। जी हाँ, जो बरसात में जो बारिश होता है, उस बारिश का जो जल का बूंद है जहाँ भी गिरे वहाँ पर उसका हम स्टोर कर ले, यही क्या है, वर्षा जल संग्रहण है, और वही उसका उपयोग करना वर्षा जल संरक्षण है। वहीं पर हम वर्षा के जल का उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो वह कहलाएगा जल संरक्षण। जल संरक्षण के अंतर्गत तरीकों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, तरीकों में देखते हैं। पहला, भवनों के छतों में जो वर्षा का जल स्टोर होता है और बाद में वह नालियों के जरिए बाहर निकल जाता है, नदियों में जाकर वह समुद्र में मिल जाता है। तो जो भवन की जो छत का जो पानी है वो हम क्या करें, विशेष नालियों के जरिए वो धरातल के नीचे हम इस विशेष प्रकार का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं, जिससे वह जल नीचे जाके स्टोर हो जाए, जिसका हम बाद में अपने घर की उद्यानिकी और घर में जो वाहन को धोने में यूज़ करते हैं हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम देखें कि तालाब या जलाशय में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हमारे जो क्षेत्र है जहाँ पर जो भूमि व्यर्थ पड़ी हुई है, हम वहाँ पर हम तालाब का निर्माण कर दें और वहाँ पर हम क्या करें, जो वर्षा की जल है वह स्टोर करें उस जल को
तालाब के रूप में। हम देख सकते हैं गड्ढों में, ये ज़्यादातर क्या होता है, राजस्थान में ऐसा यूज़ होता है कि जो गड्ढे हैं, जो भूमि व्यर्थ पड़ी है, हम वहाँ पर गड्ढे कर दें, बारिश की जो जल है वहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, जिसका क्या होगा, भूमि जल स्तर काफ़ी ऊंचा होता जाएगा। जी हाँ, भूमि जल स्तर का पुनर्भरण होता जाएगा। आखिर हम देखते हैं कि ये पुनर्भरण है क्या। पुनर्भरण आगे पढ़ेंगे हम, तब उसको क्लियर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जल को गंदा होने से बचाया जा सकता है। जो वर्षा का जल है वह जैसे ही धरातल पर गिरता है, बाद में घोलीकरण के कारण, मतलब मिट्टी में घुलने के कारण उसका रंग मटमैला हो जाता है। आखिर मिट्टी का भी अपरदन होता है, मिट्टी उसमें घुल जाती है और उसका अपरदन भी होता है मिट्टी का। तो हम क्या करें, विशेष प्रकार के गड्ढे या तालाब का निर्माण कर दें जहाँ पर वह जल स्टोर होगा, तो जिससे मिट्टी का अपरदन भी कम होगा। हम देख सकते हैं विधियाँ, मतलब भवन की छतों में, तालाब में, गड्ढों में या जल गंदा होने से बचाने के लिए विधियाँ हैं। हम देख सकते हैं फायदे क्या हैं, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के फायदे क्या हैं। फायदे की बात कर लेते हैं, क्या हमारा लाभ है, इससे पीने योग्य पानी मिल सकता है। जी हाँ, किसी गांव में या कोई बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, अधिकांश क्षेत्रों में तालाबों का पानी पीने योग्य के लिए यूज़ होता है। जी हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, पीने योग्य पानी की जल संरक्षण करें तो पीने योग्य पानी हमको सुलभ मात्रा में मिल जाएगा। सिंचाई भी हम कर सकते हैं, घर में जो उद्यान लगा रहे हैं या खेतों में, कृषि में हम सिंचाई का भी उपयोग कर सकते हैं। और सिंचाई के लिए हम किसी नदी नालों पर डिपेंड ना होकर तालाब या कोई गड्ढे में पानी जो स्टोर है उससे हम यूज़ कर सकते हैं। जल स्तर का ऊंचा होना, जो भूमिगत जल का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। अगर सभी जगह तालाब बनेंगे, जलाशय बनेंगे या गड्ढे में पानी स्टोर होगा तो जल का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि 3% जो भूमिगत जल के रूप में मौजूद है, और 3% जल में हम तकरीबन 80% से अधिक हम घरेलू उपयोग में उसका उपयोग करते हैं और सिंचाई में भी करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं बाढ़ पर नियंत्रण भी स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि बरसात में बारिश तेज़ गति से होता है और तेज़ गति से वह अविरल रूप से आगे बढ़ता जाता है। अगर हम उसको कहीं चेक डैम के जरिए उसको बांध दें, रख दें, तो क्या होगा, आगे का जो जल है वह उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वह बाढ़ प्रकोप क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगा। फ्लोराइड और नाइट्रेट जो हैं ये संदूषक हैं। जी हाँ, जो जल के साथ मिले होते हैं, जो शरीर, मतलब पीने से शरीर को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें फ्लोरोसिस जो रोग होता है, हड्डी विकार संबंधी रोग है, ये क्यों होता है, शरीर में अधिक फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने से। ये कब होता है, जैसे कि हम बहुत सारे देखें, जसपुर की बात कर लें या दंतेवाड़ा की बात करें, अभी सुर्खियों में रहता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम हैंडपम्प से यूज़ करते हैं, हैंडपम्प, या हम किसी भूमिगत जल से हम पानी उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा फ्लोरीन की मात्रा अधिक है उस भूमिगत जल में, उसका उपयोग करने से शरीर का हड्डी का विकार हो जाता है। मतलब हड्डी कभी तिरछी हो जाती है, कभी व्यक्ति उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, वह सीधे खड़े नहीं हो पाता। तो ये फ्लोरीन की अधिकता के कारण ऐसा रोग होता है। ठीक है, और अस्थि जो होता है भंगुर बन जाता है, हड्डी जो है कमज़ोर बन जाता है फ्लोरोसिस रोग में। तो ये फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने से ऐसा होता है। ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर निर्भरता कमी होगी। मतलब जो घरेलू उपयोग के लिए हम भूमिगत जल पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहीं पर सबमर्सिबल लगा लिए, हम टेप नल या हैंडपम्प का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस पर निर्भर कम होंगे। हम अगर वर्षा के जल को स्टोर करके रख दें, वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में, हम जल जहाँ हमारा भवन है, जहाँ हमारा घर है, उसके जो नीचे ही हम एक प्रकार का टैंक बना के रख लें, जिसका हम बाद में उपयोग कर सके उद्यानों में या वाहनों में, यहाँ तक पीने योग्य पानी में भी उपयोग कर सकते हैं रिफाइन करके। तो ये हम भूमिगत जल पर जो हम निर्भर हैं कम हो सकते हैं, निर्भरता कम हो सकती है। विधि को देख सकते हैं। विधि की बात करें तो कुंड विधि, टाँका विधि राजस्थान में होता है। वहाँ पर हम किसी क्षेत्र को गड्ढे कर देते हैं, वहाँ पर जल स्टोर होकर रहता है, तो ये कुंड विधि होता है या टाँका विधि होता है, राजस्थान में प्रचलित है। तालाब व झील विधि के जरिए हम तालाब का निर्माण करें जिससे वर्षा का जल स्टोर होकर रहे। हम बात कर लें चेक डैम की बात करें। आखिर चेक डैम क्या है ये समझने में दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को, मगर जो नाले हैं या छोटी छोटी नदियां हैं, हम वहां पर क्या करें, कम ऊंचाई के डैम स्थापित कर लें। जी हाँ, तो पानी वहां स्टोर होगा सदा
मतलब वर्ष भर स्टोर होके रहेगा उस चेक डैम के जरिए। तो चेक डैम के जरिए हम छोटे क्षेत्र में क्या करते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तो ये चेक डैम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और सर्विस कूप के रूप में भी कर सकते हैं। जो भवन है वहाँ का छत का पानी को हम धरातल के नीचे टैंक रूप में रख सकते हैं, इसको सर्विस कूप कहते हैं। हम उसका बाद में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बताया गया था इसको। पुनर्भरण एवं कूपों पर वर्षा जल का संग्रहण। हम पुनर्भरण शब्द का यूज़ किए थे पहले भी, इसको हम जान लेते हैं कि जो भूमिगत जल है जिसका हम अधिक दोहन कर रहे हैं, इससे क्या होता है, भूमिगत जल का स्तर कम होता जाता है और वर्षा के दिनों में, मतलब बरसात के दिनों में उसका लेवल ऊंचा हो जाता है। अगर हम तालाब या झील या हम बहुत सारे गड्ढों का निर्माण करते हैं जिससे वर्षा का जल स्टोर होकर रहे, तो भूमिगत जल और उसका लेवल ऊंचा हो जाएगा। तो यही पुनर्भरण है। जी हाँ, पुनर्भरण एक प्रकार का शब्द है जिसमें हम देखते हैं कि भूमिगत जल का हम अधिक दोहन कर दिए और भूमिगत जल एक लिमिट तक कम हो जाता है। हम देखते हैं ग्रीष्म काल में, गर्मी में कुएं सूख जाते हैं। अब बात करें बरसात में, वह भर जाते हैं। जी हाँ, भूमिगत जल स्तर काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है, इसका हम भर जाते हैं। अगर हम देखें कि 12 महीना कुआं भरा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं आसपास जलाशय या तालाब या टाँका या गड्ढे हम स्थापित कर दें, बना दें, जिससे वर्षा का जल स्टोर हो जाएगा। तो भूमिगत जल भी क्या होगा, अपना एक लेवल मेंटेन करेगा, स्थिर रहेगा। तो यही पुनर्भरण है कि जो भूमिगत जल का स्तर को बढ़ाना ही पुनर्भरण कहलाता है। तो आज हमने देखा जल संसाधन का जो टॉपिक है, जल संसाधन के टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं। इसको बिल्कुल आप देख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि जल के मुख्य उपयोग क्या हैं, देश की प्रमुख जल संसाधन कौन कौन से हैं, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, जल संभर प्रबंधन क्या है, जल संभर विकास का क्या अर्थ है, जल संभर की 4 उपयोगिता बताइए, भूमिगत जल किसे कहते हैं, जल प्रबंधन क्या है, वर्षा जल संग्रहण पर टिप्पणी लिखिए, वर्षा जल संरक्षण क्या है, वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता, नित्यवाही और अनित्यवाही नहर में अंतर स्पष्ट कीजिए, भूमि का जल प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए, जल संभर प्रबंधन पर एक लेख लिखिए, भारत के किस नदी बेसिन का पुनः आपूर्ति योग्य सर्वाधिक है। तो इसमें देखिए हम लोग कि जल संभर प्रबंधन से संबंधित काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है, और प्रश्न क्रमांक 8, भूमिगत जल किसे कहते हैं। दोनों का तात्पर्य एक है। धन्यवाद।